तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है सागर। आप लोगों में से मुझे उम्मीद है कि लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो इस सागर जिले को बखूबी जानते होंगे, इस सागर जिले का नाम बखूबी सुने होंगे। क्योंकि जो लोग क्राइम स्टोरीज पसंद करते हैं तो उन्होंने सागर जिले के एक सीरियल किलर की कहानी जरूर सुनी होगी, जो बाकायदा ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को, जो किसी जगह पे नौकरी करते थे, जो कहीं के चौकीदार थे, ऐसी जगहों की सुरक्षा करते थे, ऐसे लोगों को ये टारगेट करता, टारगेट करने के बाद उनको मार देता। लगभग 10 से 15 दिन तक तो सागर ज़िले के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जितने भी ऐसे सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सबके मन में इस तरह से दहशत मच गई थी कि सारे लोग छुट्टियां ले रहे थे। यहाँ तक बोल दे रहे थे कि साहब आप नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं जॉब करने नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन होगा, अगला टारगेट कौन होगा। थोड़े टाइम बाद पुलिस वाले उस सीरियल किलर तक पहुंचते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद फिर उससे पूछताछ करते हैं तो उसने फिर अपने इस किलिंग के पीछे पूरी कहानी सुनाई, और ये कहानी मैंने आपको डिटेल में सुनाई है। तो अगर आप चाहें तो इस कहानी को भी जाके सुन सकते हैं। तो आज की कहानी इसी सागर जिले की है, और इसी सागर जिले के रहने वाले एक शख्स राम गोपाल पटेल की है। राम गोपाल बाकायदा सेना का एक जवान था, सेना में अपनी ड्यूटी करता था। थोड़ा टाइम गुजरा और इसकी उम्र लगभग जब 35 साल हुई, और ये बाकायदा तब तक सेना में ही अपनी ड्यूटी दे रहा था, तब फिर इसे अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत महसूस होने लगी। अब एक सेना के जवान को लगभग 20-22 किलो वजन अपने शरीर के साथ कैरी करना होता था। उसमें एक राइफल होती है, उसमें कुछ ग्रेनेड्स होते हैं, एक बैग होती है, एक्स्ट्रा मैगजीन होती है। तो ये तमाम चीज़ें अब एक सेना के जवान को अपने साथ रखनी होती है, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में ही दिक्कत है तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। तो थोड़े टाइम तक तो इसने जैसे तैसे करके अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन जब इसे लगा कि अब इससे ड्यूटी नहीं हो पा रही तो फिर बाकायदा ये रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है, और इसकी सर्विस अभी बची हुई थी, और अपने मेडिकल का हवाला देते हुए ये सेना से छुट्टी ले लेता है, एक तरह से रिटायर हो जाता है ड्यूटी पूरी करने से पहले। अब ये ड्यूटी पूरी करने से पहले रिटायरमेंट लेता है, उम्र अभी इसकी लगभग 38 साल रही होगी। इसके बाद फिर ये शिफ्ट होता है इसी सागर के एक थाना लगता है, मकरोनिया थाना, और इसी मकरोनिया थाने में एक कॉलोनी है, आदर्श नगर कॉलोनी। आदर्श नगर कॉलोनी के गली नंबर 3 में ये अपनी वाइफ भारती, अपना एक बेटा जिसका नाम विकास था, जो भी क्लास 10th में था, और एक छोटा बेटा जिसका नाम था आदर्श, वो भी महज 4th या 5th में रहा होगा। इनके साथ साल 2018 में इसी आदर्श नगर के गली नंबर 3 पे बाकायदा शिफ्ट होते हैं रिटायर लेने के बाद। इसके बाद फिर इन्हें लगा कि अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी, भले ही अब आर्मी से पेंशन मिल रही, लेकिन अब एक आदमी जो अच्छी भली ड्यूटी कर रहा था उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। लेकिन एक आर्मी का जवान ना तो कभी बूढ़ा होता है, ना ही वो कभी अपने आप को थका हुआ या फिर बीमार महसूस करता है। तो जब ये घर पे आते हैं राम गोपाल पटेल जी, तो फिर इन्हें लगा कि पूरे दिन खाली बैठना, पूरे दिन इस तरह से बैठे रहना, एक तरह से शरीर भी खराब होगी, एक तरह से मन भी खराब होगा, बोरियत होगी। तो एक काम करते हैं, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। इसीलिए अब एक मॉल है वहीं पे, केंट मॉल। इसी केंट मॉल में बाकायदा ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगते हैं, और अब दिन भर जाते ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते, शाम को लौट के आते, घर पे खाना बना रहता, खाना खाते, सो जाते। इधर बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते गए। क्लास 10th से फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। साल 2019 आया, जो विकास था उसका 11th आ गया। फिर साल 2020 आया और उसका 12th भी लग गया, और 12th का एग्ज़ाम साल 2020 में उसका होना था। अब ये सारी चीज़ें ठीक चलती रही। छोटा बेटा अपनी पढ़ाई में बिजी, बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई में बिजी, ये भी अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा, पेंशन भी मिल रही, इधर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से भी पैसे आ जा रहे हैं। तो घर में ठीक ठाक पैसा था, रिटायर्ड फौजी था तो ठीक ठाक इज्जत भी आसपास के लोगों में थी। ये सारी चीज़ें ठीक चलती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और इसी बीच जनवरी साल 2020 आ जाता है। जनवरी साल 2020 आ जाता है। आसपास के लोगों से इसका अच्छा खासा संपर्क था, जब भी ये जाता सबसे मिलता, सबसे बातचीत होती। लेकिन इसी बीच 27 जनवरी साल 2020 को इसका एक भाई था, वो अचानक से
इसी आदर्श नगर कॉलोनी के इसके मकान के पास पहुंचता है और पड़ोसियों से पूछता है कि भाई साहब का फ़ोन नहीं लग रहा, और भाई साहब मैं कई दिन से फ़ोन कर रहा हूं, तो क्या आपने कुछ देखा, कहाँ है कहाँ नहीं? अभी मैं घर पे गया तो घर पे ताला बंद। अब पड़ोसी जब ये बात सुनते हैं तो पड़ोसी भी कहते हैं कि भैया आपके घर से बदबू भी आ रही थी, ताला भी बंद है, तो मुझे लगा कि शायद वो गांव वगैरह चले गए होंगे और घर के अंदर कुछ मर गया होगा, इसीलिए बदबू आ रही होगी। इस बारे में मैं भी बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब इधर चचेरा भाई कह रहा कि वो तो आए ही नहीं। इधर गांव वाले कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा जो गली वाले थे, कि लगभग 24-25 तारीख से ही राम गोपाल और जो भारती भाभी हैं, जो छोटा वाला बच्चा है, वो कोई दिख ही नहीं रहा। घर पे ताला बंद है, कभी कभार बड़ा बेटा आता है ताला खोलता है, बाकी कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। अब इसके बाद जब ये बात हुई कि घर के अंदर कोई है नहीं और गांव भी नहीं गए और घर से बदबू भी आ रही, तब जाके आसपास के लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हादसा हो गया हो। लिहाजा अब आसपास के सारे लोग और वो जो भाई आया था वो बगल से जाते हैं और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अब खिड़की से अंदर झांकते हैं और अंदर उन्हें जो कुछ दिखाई देता है, फ़ौरन सारे लोग पीछे हटते हैं। बड़े भाई की ऐसी हालत देखने के बाद छोटे भाई का एक तरह से हुलिया खराब। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, घर के दरवाजे को, घर के ताले को तोड़ा जाता है और जैसे ही अंदर सारे लोग जाते हैं तो अंदर इतनी तेज़ बदबू थी कि मानो अब सांस लेना दूभर हो गया था। सारे लोग अपनी नाक को, अपने मुंह को कवर करते हुए घर के अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं तो एक कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई थी। एक लाश राम गोपाल पटेल की थी, एक लाश भारती जो राम गोपाल पटेल की वाइफ थी उसकी, और एक लाश एक 10 साल के लड़के आदर्श की थी जो इन दोनों का छोटा बेटा था। अब पुलिस वाले इस चीज़ को देखते हैं तो पुलिस वाले भी एक तरह से सख्ते में आ जाते हैं कि एक तरह से घर के अंदर 3-3 लाशें, और लाश एकदम सड़ चुकी थी। बदबू इस कदर आ रही थी कि मानो लाश में भी कीड़े पड़ गए थे। फ़ौरन जो फॉरेंसिक टीम है उसको बुलाया जाता है, लाश को बाकायदा चेक किया जाता है, आसपास की चीज़ों को चेक किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि घर में टोटल 4 लोग रहने वाले थे। 3 लोग मर चुके थे, 3 लोगों की लाश मिली हुई थी। अब कैसे मरे, क्यों मरे, कब मरे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अभी एक सदस्य कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा आया जिसने इन तीनों को मारा और उसको अपने साथ लेके चला गया। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारे सवाल सबके दिमाग में थे, लेकिन जवाब किसी को नहीं पता। इधर पुलिस वाले भी अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं और वहाँ के जो एसपी थे अमित सांघी, साल 2020 में अमित सांघी तक भी ये बात पहुँचती है कि एक घर है उसमें 3-3 लाशें इस तरह से मिलना, उन्हें भी लग जाता है कि मामला बड़ा है। फ़ौरन इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद सख्त आदेश देते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और लाश इस कदर सड़ चुकी थी। तो जो प्री मॉर्टम हुआ, तो प्री मॉर्टम में देखने के बाद जो डॉक्टर्स थे, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अंदाज़ लगाया कि शायद इन तीनों को जहर दिया गया है और जहर से इन तीनों की मौत हुई है, क्योंकि बॉडी इस तरह सड़ गई थी कि और कुछ उसमें समझ में आ भी नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर न्यूज़ भी जो मीडिया में आने लगी उस टाइम की 3 लोगों को जहर दे के मार दिया गया, एक आदमी अभी गायब है, उसकी तलाश पुलिस वाले कर रहे हैं, पता नहीं सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित। अब इधर फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही थी, बॉडी से जितनी भी चीज़ें मिल सकती थी, पोस्टमार्टम जो हो सकता था, वो सारी चीज़ें उसकी रिपोर्ट में लगी हुई थी। लेकिन जो थाने की पुलिस थी उसके जहन में बस एक सवाल था कि आखिर जो बड़ा बेटा विकास है वो कहाँ है। इसीलिए विकास के बारे में पता करने के लिए, विकास के बारे में छानबीन करने के लिए पुलिस वाले इधर उधर भटक रहे थे। कभी पड़ोसियों से पूछताछ करते, कभी किसी और से पूछताछ करते। चाहे जिससे पूछताछ करते सबसे बस एक जवाब मिलता कि हमने तो विकास को देखा ही नहीं, और कायदे से 24 तारीख के बाद तो हमने किसी को नहीं देखा। अब ये चीज़ें लगातार चलती रहीं, पूछताछ होती रही। 27 तारीख को ये लाश मिली थी, 29 तारीख आ जाती है, उसके बाद 29 तारीख को ही पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर रिपोर्ट आने में भी टाइम थी। इधर विकास का कुछ पता नहीं, मीडिया में एक तरह से हो हल्ला मचा हुआ था कि 3 लोग मर गए, चौथा अब गायब है, किसी को कुछ पता नहीं, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। एक तरह से पुलिस वालों की भी बदनामी, चूँकि एक छोटी सी गली के एक छोटे से मकान में 3-3 लोगों का इस कदर लाश मिलना और अभी तक मरने की वजह भी नहीं क्लियर, एक सदस्य गायब है उसका कुछ पता नहीं। तो पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था
पुलिस वाले भी जांच पड़ताल में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और इसी बीच एक सीसीटीवी कैमरे की एक फ़ोटो निकल के सामने आती है। एक पड़ोसी जो थोड़ा दूर पे था, उसके घर की फ़ोटो का रेंज किस्मत से इस घर की तरफ आ रहा था और शुरुआत में उसे भी समझ नहीं आया कि मेरे कैमरे में पता नहीं कैद हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन एक दिन वो भी अपनी बालकनी में शायद टहल रहा था तो उसके जहन में अपने कैमरे को देख के ये ख्याल आया कि हो सकता है इस कैमरे में कुछ कैद हुआ हो। इसीलिए उस पड़ोसी ने फिर बाकायदा पुलिस को बुलाया और फिर कहा कि हो सकता है साहब कि मेरे कैमरे में कुछ कैद हुआ हो जिससे आपकी कुछ मदद हो। अब पुलिस वाले इस कदर परेशान थे कि फिर उन्हें भी लग जाता है कि पुलिस वाले का अगर कोई साथ दे रहा है तो महज यही शख्स है, तो इसी की बात पर यकीन करते हैं। इसीलिए अब पुलिस वाले फ़ौरन भाग के आते हैं और सीसीटीवी कैमरे को जब चेक करते हैं और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकल के सामने आ चुकी थी, तो जो चेक करने के दौरान जो फ़ोटोज़ निकल के सामने आई, उस फोटो के हिसाब से 24 तारीख के बाद न कभी रामगोपाल पटेल बाहर दिखा, ना ही भारती बाहर दिखी, ना ही वो बच्चा जो मरा पड़ा था वो बाहर दिखाई दिया। लेकिन जो बड़ा बेटा विकास था वो 24 तारीख को भी निकलता है बाकायदा सज धज के, 25 को भी कहीं से लौट के आता है, 25 को फिर निकलता है, 26 को आता है और 26 के बाद फिर जब जाता है तब नहीं आता। यानी ये तीनों लोग 24 से नहीं निकले और उसके बाद भी कभी नहीं निकले। बाकायदा पूरी फ़ोटो चेक की गई, लेकिन ये जो शख्स था विकास, ये बाकायदा 3 दिनों तक आता जाता रहा और उसके बाद ताला मार के कहीं गायब। अब ये वीडियो जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वालों का दिमाग एक तरह से फेल हो जाता है। अगर उसी घर में उसी शख्स के सगे भाई, सगी माँ और सगे पिता की लाश पड़ी हुई थी तो कैसे ये शख्स सज धज के कहीं पार्टी के लिए जाता है, कैसे ये शख्स सज धज के कहीं बाहर जाता है, घूम फिर के आता है और कैसे उसी घर में रह रहा है जबकि उस घर में किसी परिवार के 3 सदस्य की लाशें पड़ी हुई थी और 2 दिनों के अंदर अंदर तो लाशें सड़ भी गई थी। तो क्या ये शख्स पागल है जो लाश के साथ 2 दिन तक रह रहा है? और अगर रह रहा है तो फिर रहने की वजह क्या है? अब इस सवाल का जवाब अगर कोई दे सकता था तो विकास ही था। इसीलिए पुलिस वाले विकास के पीछे लगते हैं, उसके फ़ोन को सर्विलांस पे लगाते हैं, जगह जगह उसकी फ़ोटो वायरल करते हैं। तो पता चलता है कि ये जो विकास है इस समय यूपी के ललितपुर में है और फ़ौरन 2 टीम जाती हैं। जाने के बाद नंबर को सर्विलांस पे रखते हुए इसे उठाती हैं। उठाने के बाद जब थाने लाती हैं तो थाने में लाने के बाद एक अलग मुसीबत खड़ी। दरअसल ये जो विकास था इसकी उम्र 17 साल 5 महीने थी। अब ये 18 साल का था ही नहीं, यानी ये जुवेनाइल था, नाबालिग। तो इससे उस तरह से पूछताछ भी नहीं की जा सकती। जुवेनाइल एक्ट के तहत आप बहुत पोलाइटली पूछताछ करेंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है कि बाल संरक्षण के लोग आते हैं, आप उसके सामने पूछताछ करेंगे, जैसे मामले की गंभीरता वैसा काम। तो पुलिस वाले अब ना सख्ती दिखा सकते थे ना ही मार पीट सकते थे। तो पुलिस वाले फिर अपने तरीके से घुमा घुमा के पूछताछ करते हैं। और इसी दौरान जब घर की फिर से चेकिंग हुई, 27 तारीख को ये लाश मिली थी, 30 तारीख को जब फिर से चेकिंग हुई तो एक कागज़ की पर्ची भी मिली और उसमें महज इतना लिखा था कि इन तीनों हत्याओं का जिम्मेदार मैं हूँ और आप लोग मुझे खोजने की कोशिश मत करना। और अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ऐसे भी मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, तो आपकी महज मेरी लाश मिलेगी। तो इस पर्ची को पुलिस वालों ने देखा और साथ ही विकास अब सामने। तो विकास से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में थोड़ी देर तक तो विकास कुछ बोला नहीं, लेकिन अंत में फिर ये चिढ़कता है और चिढ़कने के बाद फिर रोने लगता है और रोते हुए फिर पूरी कहानी सुनाता है। और इस कहानी के हिसाब से ये जो विकास था जब ये 11th में जाता है तो एक तरह से इसे लग्जरी लाइफ जीने की, अय्यासी करने की, इंस्टाग्राम पे रील बनाने की, ये तमाम चीज़ों के शौक़ लगते। अब चाहे अय्यासी का जीवन हो, चाहे इंस्टाग्राम पे रील बनाना हो, उसके लिए पैसे चाहिए। अब पिता रिटायर हुआ था तो अच्छे खासे पैसे उसके पास थे, पेंशन भी आ रही थी और इधर नौकरी से भी सिक्योरिटी गार्ड के थोड़े बहुत पैसे मिल ही जा रहे थे। तो फिर इसे लगता है कि जब मेरे घर में इतना पैसा है तो मुझे पैसे मिलते क्यों नहीं। अब इधर पिता से जब ये बात मांगता, पैसे के लिए बात करता, तो पिता कहता कभी तुम छोटे हो। माँ से कहता तो माँ को भी लगता कभी 11th का लड़का है, 16-15 साल इसकी उम्र होगी, तो इसे इस कदर पैसे देना शायद इसकी परवरिश में एक गंदा इफेक्ट डालेगा। इसलिए अब घर वाले इसे पैसे नहीं देते और यहीं से इसे अपने दिमाग में परिवार वालों के लिए एक नफ़रत बैठ जाती है। अब परिवार वालों के लिए इसके मन में नफ़रत, अब क्या करे, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता। धीरे धीरे वक्त गुजरा, बार बार ये पैसे मांगता, बार बार घर वाले मना करते, कई बार ये नाराज़ हो जाता, रूठ जाता तो घर वाले थोड़े बहुत पैसे दे देते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा
इसी बीच इसका 12th कंप्लीट होता है। 12th का एग्ज़ाम इसको देना था। स्कूल से इसकी विदाई होने वाली थी 24 तारीख को, यानी 24 जनवरी साल 2020। 24 जनवरी साल 2020 को इसकी विदाई होनी थी। फेयरवेल पार्टी थी। अब पार्टी के लिए सबके घर से पैसे आने थे। बच्चे अपना कॉन्ट्री करके पार्टी करने वाले थे। सबको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए थे। इसलिए सुबह सुबह एकदम एक्साइटेड होके जब इसका बाप अपनी नौकरी पे चला जाता है तो फिर अपनी माँ से पैसे मांगता है 1500 रुपये। इस 1500 रुपये में कुछ पैसे इसको स्कूल की उस पार्टी में लगाने थे, कुछ अपनी ज़रूरत के लिए चाहिए थे उस दिन के हिसाब से। तो जब ये माँ से मांगता है तो शुरुआत में माँ कहती है कि अब तक तुम्हारे पिताजी थे तो उनसे मांगे होते, अब मैं कहाँ से दूँ। आमतौर पे कोई भी माँ होगी उसका यही जवाब होता है। तो जब ये बात माँ बोलती है तो ये भी कुछ बोलता है, इस पर माँ कुछ बोलती है, ये भी कुछ, और देखते ही देखते माँ और बेटे में एक तरह से कहा-सुनी स्टार्ट हो जाती है। अब कहा-सुनी स्टार्ट हो जाती है, इसके मन में पहले भी नफरत बैठी थी, इसीलिए गुस्से में अपने माँ के ऊपर अटैक कर देता है। अब माँ के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद माँ का गला दबाने लगता है। माँ थोड़ी देर तक इससे लड़ती भिड़ती है, लेकिन एक 17 साढ़े 17 साल का लड़का माँ के ऊपर काबू पा जाता है और गला दबा के अपनी माँ का कत्ल कर देता है। अब माँ का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद जब गला दबा देता है तो फिर इसे लगता है कि पता नहीं माँ मरी या फिर बची, तो एक काम करते हैं, कुछ और ही कर देते हैं। इसलिए फिर बाकायदा घर के अंदर जाता है, अपने बाप की लाइसेंसी बंदूक उठाता है, बंदूक से बाकायदा गोली मारता है। गोली मारने के बाद फिर चला जाता है अपने भाई के पास कोचिंग में। उसको कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, माँ ने तुम्हें बुलाया है। अब छोटा भाई आता है घर के अंदर। अब जैसे ही भाई देखता है कि माँ की लाश पड़ी हुई है, भाई एकदम डिस्टर्ब, रोने चिल्लाने लगता है, भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसको लेके ही इसलिए आया था कि आज इस घर में कोई भी सबूत, कोई भी सुराग ये नहीं छोड़ेगा। इसीलिए फिर अपने इस छोटे सगे भाई का ये गला दबा के कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद उस लाश को अपनी माँ की लाश के पास फेंक देता है और चुपचाप शांति से बैठ जाता है। चुपचाप बैठता है, घंटों इंतज़ार करता है। इधर फर्श पे खून फैल रहा है, उस खून को भी अब ये साफ़ करता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद, कुछ घंटे बाद, इसके पिता राम गोपाल पटेल भी आ जाते हैं। राम गोपाल पटेल आते हैं। आने के बाद उसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहा था। जैसे घर के अंदर वो दाखिल होते, कुछ पूछने की, कुछ जानने की कोशिश करते, चूँकि घर के अंदर आते हैं तो उनका तो एक तरह से होश भागता। तो अपने पिता की तरफ भी ये बंदूक पॉइंट करता है और उनको भी गोली मार देता है। अब एक घर में 3 लोगों का कत्ल, 3 लाशें। अब इसको बचना भी था, सबूत भी मिटाना था। इसलिए अब ये तीनों लाशों को घसीटते हुए एक कमरे में लेके जाता है, एक दूसरे के ऊपर छोड़ता है। छोड़ने के बाद खून वगैरह साफ़ करता है। उसके बाद फिर ये नहाता है। नहाने के बाद फिर नए कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद फिर चला जाता है फेयरवेल पार्टी में। आराम से रात भर ये फेयरवेल पार्टी करता है। पार्टी करने के बाद फिर ये लौट के आता है। आने के बाद फिर ये अगले दिन सुबह उठता है, उसी घर में सोता है। सोने के बाद सुबह उठता है। उठने के बाद फिर चाय बनाता है, चाय बना के पीता है। फिर ये 5000 रुपये लेता है। 5000 रुपये लेने के बाद फिर जाता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है। दोपहर को फिर आता है, फिर सोता है। शाम को फिर निकलता है, फिर पार्टी वगैरह करता है, घूमता है, फिरता है, मौज मस्ती करता है। इधर धीरे धीरे घर में लाश भी अब धीरे धीरे सड़नी शुरू होती है, बदबू आना स्टार्ट। 16 तारीख को ये फिर निकलता है पार्टी करने। फिर दोपहर तक लौट के आता है तो देखता है कि लाश की हालत एकदम खराब। अब इसको समझ नहीं आ रहा क्या करें। लाश घर में ज़्यादा टाइम तक रखी नहीं जा सकती थी, बाहर लेके कहीं ठिकाने लगा नहीं सकता था। इसीलिए फिर ये एक नोट लिखता है और नोट लिख के वहाँ से भाग जाता है पैसे वगैरह लेके। अब सबसे हैरान करने वाली बात इस कहानी में यही थी कि अगर इसने गोली मारी थी तो गोली पुलिस वालों को दिखी क्यों नहीं। तो इस पर जो वहाँ के एसपी थे अमित सांघी, उन्होंने बताया कि लाश इस कदर सड़ चुकी थी कि गोली के जो एंट्री मार्क्स थे प्रथम दृष्टि में, यानी जो सामने से प्रीमॉर्टम होता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। बाकायदा बहुत डिटेल में जब इसका पोस्टमार्टम हुआ तब आंत के पास गोली का एक टुकड़ा मिला और यहाँ से पता चला कि हाँ, इन दोनों को गोली मारी गई है। नहीं तो 2-3 दिनों तक तो इस बात का खुलासा ही नहीं हो पाया कि मर्डर हुआ कैसे था। फिलहाल पुलिस वाले इस पूरे मामले को सुनते हैं, लेकिन फिर दिक्कत यही थी कि एक 3 कत्ल करने वाला शख्स नाबालिग था। और नाबालिग का मतलब
मैक्सिमम सज़ा क्या होगी आपको भी पता है। अब मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद जो नाबालिग के जज थे जुवेनाइल एक्ट के, माननीय ज्योति जी महिला जज थी, उन्होंने जब इस पूरे मामले को सुना तो एक एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस एक्ट को, जिसको हिंदी में कहते हैं किशोर न्याय अधिनियम, इस एक्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई अपराधी है, एक सीरियस अपराधी है, और अगर उसकी उम्र 16 साल से लेकर 18 साल के बीच में, यानी 16 साल से कम नहीं है और वो नाबालिग है और उसने बहुत संगीन गुनाह किया है, तो ऐसे अपराधियों के ऊपर बेस्क यानी जो 18+ वालों का मुकदमा होता है वो लगाया जा सकता है और उस हिसाब से उसमें ट्रायल किया जाएगा और फैसला भी उसी हिसाब से होगा। तो इस मामले की गंभीरता को जब जज साहिबा ने सुना तो फिर उन्होंने फ़ौरन फैसला किया, जिस किस्म का ये अपराधी है, जिस हिसाब से इसने काम किया, इसको नाबालिग कहना भी एक तरह से गलत होगा, तो इसके ऊपर इस तरह का एक्ट लगाया जाए और इस एक्ट की वजह से ही इसको 13 उम्र कैद यानी 3 बार लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुना दी गई और ये फैसला भी कल आया है। तो भले ही 3 साल का वक्त लगा, लेकिन जिस हिसाब से इसने गुनाह किया था, महज 1500 रुपये के लिए इसने 3 कत्ल किए, अपने भाई को बेरहमी से मारा, अपने बाप को मारा, अपनी माँ को मारा। तो ऐसे शख्स के लिए या फिर ऐसे लड़के के लिए अगर ये कह के छोड़ दिया जाता कि ये भी नाबालिग है, तो एक तरह से कानून की यहाँ पे खुद हत्या हो जाती। तो जो जज साहिबा थी उन्होंने जो फैसला दिया उसका एक तरह से हमको आपको सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही जजों की ज़रूरत है जो ऑन द स्पॉट फैसला करें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि राय रखने से ही, अपना विचार रखने से ही आपका, मेरा, हम सब का लोगों के सामने बोलने का, गलत चीज़ों का विरोध करने का एक जुनून निकलेगा। और ये चीज़ें शायद आज के टाइम में मर चुकी हैं। हम लोग एक तरह से अंधी भीड़ में दौड़ते जा रहे हैं। कोई भी चीज़ जो मीडिया से, जो फेसबुक से, जो व्हाट्सएप से हमें पता चल जाती है, उसी हिसाब से हम एक अपना पक्ष डिसाइड कर लेते हैं, 4 लोगों में बात करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है ना हम जानते हैं, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट भी है। तो आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।